नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पे डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों हम क्या क्या पढ़े हैं, तो दोस्तों हमने याद किया था एक ट्रिक के माध्यम से संविधान में अनुच्छेदों को। पंचायती राज से संबंधित संविधान में कुल 16 अनुच्छेद है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। ठीक ना दोस्तों, हम एक एक अनुच्छेद को डील कर रहे हैं संविधान की। हम संविधान के अनुच्छेदों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों राज्य जब पंचायती राज अधिनियम बनाता है ना, तो इसी अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बनाता है। इस अनुच्छेदों के तहत कुछ राज्यों को दोस्तों ऐच्छिक शक्ति देता है और कुछ दोस्तों अनिवार्य शक्ति देता है, अनिवार्य रूप से करना ही होगा। कुछ संवैधानिक बाध्यता है और कुछ राज्यों को छूट है। इस 16 अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए ही राज्य विधि बना सकता है, पंचायती राज अधिनियम बना सकता है। उसी को समझने वाले हैं दोस्तों एक एक अनुच्छेद के तहत, तो कौन सा राज्यों के लिए बाध्यकारी है और कौन सा राज्यों के लिए ऐच्छिक है, मैं एक एक पॉइंट पर क्लियर कर रहा हूं। ठीक ना दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम अनुच्छेद 243 बी को पढ़ेंगे। 243 बी को पढ़ने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपका बिल्ड कर देता हूं। क्या? जैसे मैंने डिस्कस किया था दोस्तों फर्स्ट ही क्लास में, क्या कि जो पंचायती राज होता है ना, पंचायती राज, ये जो पंचायती राज है ये शासन का विकेंद्रीकृत रूप है। क्या है दोस्तों? यह शासन का विकेंद्रीकृत रूप है, विकेंद्रीकृत रूप है। ठीक, शासन का विकेंद्रीकृत रूप है। और इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लाना ही इसका उद्देश्य है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लाना है तो इसके लिए कुछ टेक्निक तो होगा ना, पंचायतों का गठन करना तो होगा ना। इसलिए दोस्तों संविधान की अनुच्छेद 243 बी पंचायतों की गठन के बारे में प्रावधान करता है। ठीक ना, उसी को हम समझने वाले हैं। देखिए, समझते हैं पहले क्लॉज को हम क्या कहते हैं उसको। देखिए 243 बी से बिल्ड करना मतलब बनाना। किसको बनाना? मतलब गठन से संबंधित है ये, तो पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान है इसमें। ठीक, तो देखिए प्रत्येक राज्य में, पढ़िए ध्यान से, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। इस भाग के उपबंधों के अनुसार ही, मतलब भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान के अधीन रहते हुए राज्यों को ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर खंड स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत गठन करने की शक्ति है। किसको? राज्य को। समझते हैं दोस्तों इसको कि ग्राम स्तर पे क्या गठन करेगा? तो ग्राम पंचायत गठन कर सकता है, ग्राम पंचायत। ठीक, दूसरा खंड स्तर जिसको ब्लॉक कहा जाता है, खंड स्तर पे आपका दोस्तों जनपद पंचायत और जिला स्तर पे क्या? आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत गठन करने की शक्ति राज्य विधान मंडल में निहित है। राइट, कहा गया है ना, उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा प्रत्येक राज्य में। लेकिन दोस्तों गौर करना, संविधान में नहीं बताया गया कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होना चाहिए। संविधान नहीं कहता है, वो राज्यों पर छोड़ दिया है। आप ग्राम पंचायत रखें कि ग्राम समिति रखें, वो राज्यों पर छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों मध्यवर्ती स्तर की बात करते हैं। मध्यवर्ती स्तर को व्यवहार में खंड स्तर कहा जाता है और खंड स्तर पे जनपद पंचायत गठन करने की शक्ति राज्यों को है। याद रखना,
ये ग्राम पंचायत जो शब्द दिख रहे हैं, ये जनपद पंचायत जो शब्द दिख रहे हैं, ये जिला पंचायत जो शब्द दिख रहे हैं, ये संविधान में नहीं है। ये शब्द ये हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत गठित किए हैं, विकेंद्रीकृत करने के लिए सत्ता का। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो गठन किया जा सकता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? तो वो खंड 2 में बताया गया है। 243B अनुच्छेद के 202 खंड है, 2 क्लॉज है। क्लॉज 1 में ये प्रावधान है, क्लॉज 2 में ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है? देखिए, खंड 2 में कहा गया है, खंड 1 में किसी बात, मतलब ये वाले खंड में, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक, मतलब इसको मैं सरल शब्दों में लिखूं दोस्तों, इसको मैं सरल शब्दों में लिखूं, इसका अपवाद है ये। क्या अपवाद है? इस अपवाद को लिख लीजिए आप। अपवाद, एक अपवाद, अपवाद को समझना है क्या कहता है, क्या प्रावधान करता है। देखिए इसका मतलब समझिए, इस वाले लाइन का मतलब, जिस राज्य में, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से 20 लाख से अधिक नहीं है, अधिक नहीं है, वहां दोस्तों उस राज्य में, उस राज्य में क्या, उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं होगा, गठन नहीं होगा। ठीक ना? मान लो किसी राज्य में दोस्तों जनसंख्या, कुल जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, अर्थात 20 लाख या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर अर्थात खंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन नहीं हो सकता। वहां केवल 2 स्तर पंचायत काम करेंगे, एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, खंड स्तर नहीं होगा। ठीक ना? ये अपवाद है, लेकिन हमारा, आप जानते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो संख्या है दोस्तों 2.5 करोड़ से ज्यादा है, लगभग 3 करोड़ है। तो यहां मध्यवर्ती स्तर पे जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है। अब यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि मैं आपसे पूछूं, क्या राज्यों में सभी स्तर के पंचायत गठन करना अनिवार्य है? तो नहीं। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर का पंचायत गठन करना अनिवार्य नहीं है। केवल 2 ही स्तर होंगे वहां, क्या? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। ठीक ना? लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों पॉपुलेशन ज्यादा है 20 लाख से, इसलिए हमारे यहाँ 3 स्तर पाए जाते हैं, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। मोटे मोटे इस अनुच्छेद से आप समझिए कि ये अनुच्छेद ये कहना चाहता है कि भाई शासन का जो विकेंद्रीकृत रूप है ना पंचायती राज, इसमें 3 स्तर होंगे, 3 स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम 3 स्तरीय संरचना, पंचायत की 3 स्तरीय संरचना को बताता है ये संविधान, कि ग्राम स्तर पे आप ग्राम पंचायत का गठन करना राज्य को कह रहा है, और खंड स्तर पे आप मध्यवर्ती स्तर जिसे जनपद पंचायत का गठन करना आप, और जिला स्तर पे जिला पंचायत का गठन करना। लेकिन सुनो राज्य, यदि आपके जनसंख्या में 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है आपके राज्य में, तो आप मध्यवर्ती स्तर का गठन मत करना। ठीक है ना? ये मोटा मोटा यही है इसका प्रावधान, समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 लाख जनसंख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 243C में। देखिए 243C पंचायतों की संरचना, सी से संरचना के बारे में बताता है कि पंचायत की संरचना क्या होगी, पंचायतों की संरचना का गठन कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान करता है संविधान की अनुच्छेद 243C।
देखिए क्या प्रावधान है। पंचायतों की संरचना 243C के क्लॉज 1, इसमें 5 क्लॉज हैं 243C में। 243C में सी में 5 क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ऐसे 5 क्लॉज हैं दोस्तों। एक एक क्लॉज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है ना। देखिए समझिए, पहले हम क्लॉज 1 को समझते हैं। खंड 1 को क्या कहते हैं कि खंड 1 के तहत कहा गया है कि इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा। मतलब पंचायतों की संरचना क्या होगी, यह राज्य विधान मंडल तय करेगा। देखिए राज्य विधान मंडल विधि द्वारा, मतलब अपने राज्य में विधि बनाकर, समझ रहे हैं, अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर पंचायतों की संरचना तय करेगी। पंचायतों की संरचना तय करेगी या उपबंध करेगी, ठीक ना। मतलब पंचायतों की संरचना क्या होगी, पंचायतों की संरचना क्या होगी, इसे राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। हालांकि विधानमंडल को भाग 9 के उपबंधों के अधीन ही विधि बनानी होगी। अब पंचायतों की संरचना मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। जैसे ग्राम पंचायत की संरचना क्या है, पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। जैसे जनपद पंचायत की संरचना से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जनपद पंचायत की संरचना, जनपद पंचायत की संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना क्या है समझते हैं कि जो जनपद पंचायत है इसका संरचना स्ट्रक्चर क्या है, किन सदस्यों से मिलकर बनेगा, यह समझना आवश्यक है। तो देखिए पहले भाई जनपद पंचायत की जो संरचना है गठित कैसे होगा, तो निर्वाचित सदस्य से होगा। निर्वाचित सदस्य मतलब जनपद सदस्य होते हैं ना, निर्वाचित होकर आते हैं, तो निर्वाचित सदस्य कहा जा रहा है इसको। तो निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए मतलब विधायक से मिलकर बनेगी। ऐसे विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में हो, मतलब उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में हो, तो वो दोस्तों आपके जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए ये निर्वाचित सदस्य हैं और ये पदेन सदस्य होते हैं, प्लस 1/5 सरपंच होते हैं। सरपंच 1/5 सरपंच एक एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये आपका जनपद पंचायत की क्या है, संरचना है। जनपद पंचायत की क्या है, संरचना है। यह संरचना को निर्धारित किसने किया है, तो राज्य विधान मंडल ने विधि बनाकर किया है। कहां से शक्ति मिलता है राज्य विधान मंडल को, तो 243C से शक्ति मिलता है। यह राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है, तो विधानसभा ने निर्धारित किया है ये, राइट, ठीक। वही बताया गया है 243C के क्लॉज 1 में, ठीक। ये समझ में आया होगा। संरचना कौन निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करता है दोस्तों राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो विधानसभा निर्धारित करेगा। कैसे निर्धारित करेगा, तो दोस्तों सदन में विधि बनाकर निर्धारित करेगा। और हमारे राज्य ने विधि बनाया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा, ठीक ना। इसके बारे में एमएलए के बारे में 1/5 सरपंच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए तो क्लॉज 1 अच्छे से समझ में आया होगा। क्लॉज 2 को समझते हैं। कहता है किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र, कल हम पढ़ चुके हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है किसी भी क्षेत्र को, पंचायत को, ठीक ना। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक समान होगा पूरे राज्य में। कैसे समझ लेते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए
पहले ध्यान से समझिए, किसी भी स्तर पे, मतलब कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करें या जनपद पंचायत की बात करें या जिला पंचायत की बात करें दोस्तों, किसी भी स्तर, किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र, मतलब प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र है की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक समान होगा। जैसे दोस्तों मैं मान लो ये ए नामक कोई ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों वो पंच होते हैं, और पंच के लिए मैंने कहा दोस्तों, पंच के लिए मान लो कितना सीट है, कुल 11 सीट है। पंच के लिए कुल कितना सीट है, 11 सीट है किसी ग्राम पंचायत में। मैं ग्राम पंचायत पे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, ठीक ना। तो कुल सीट कितना है, 11 है। यहां पूछा गया है, कहा गया है सीटों की संख्या के बीच का अनुपात हो भरी जाने वाली, तो भरी जाने वाली सीटों की संख्या क्या है, 11 है। तो इस पंचायत क्षेत्र को मैं 11 प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित करूंगा, मतलब 11 वार्डों में विभाजित करूंगा। यहां दोस्तों प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब है वार्ड में, ग्राम पंचायत के स्तर पे, जनपद पंचायत के स्तर पे निर्वाचन क्षेत्र, जिला पंचायत के स्तर पे निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में तो वार्ड कहते हैं ना, इसे वार्ड। तो इसके मैं 11 वार्ड में विभाजित करूंगा, जैसे 1 वार्ड, 1 2 वार्ड, फिर 4 वार्ड हो गया, फिर 6 वार्ड हो गया, फिर दोस्तों 6 8 वार्ड हो गया, है ना, 8 वार्ड हो गया, फिर दोस्तों 8 के बाद आपका 10 वार्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये बड़ा दिख रहा था, ये क्या हो गया, 11 वार्ड हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 वार्डों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, मतलब 11 प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित हो गया। मतलब 11 सीट है, भरे जाने वाली सीट, इस ग्राम पंचायत में भरे जाने वाली सीट कितना है दोस्तों, तो 11 है। तो इस क्षेत्र को, इस ग्राम पंचायत को प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित करेंगे, जिसे वार्ड कहा जाता है, मतलब 11 वार्डों में विभाजित करेंगे। जब यह विभाजित करेंगे दोस्तों, तो किस आधार पर विभाजन किया जाता है वार्डों का या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का, तो याद रखना है जनसंख्या के आधार पे विभाजित किया जाता है, जनसंख्या। लेकिन कहा गया दोस्तों जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक समान होगा, एक समान, मतलब दोस्तों जैसे वार्ड 3 में 100 लोगों से मिलकर वार्ड 3 बना है, तो वार्ड 4 भी 100 लोगों से मिलकर बनेगा। सभी वार्डों में जो संख्या है लगभग संभव हो तो एक समान हो, ऐसा नहीं, ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहां 100 है तो यहां 102 हो गया तो चलेगा, यथासंभव एक समान हो। मतलब मान लो कोई एक वार्ड नंबर जो 3 है 100 नागरिकों का, 100 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा वार्ड 4 भी 100 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, यथासंभव एक समान हो। इसका मतलब यही है। उसी प्रकार दोस्तों हम जनपद पंचायत को अलग अलग जनपद निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करेंगे, तो प्रत्येक सदस्य जितने जनता का प्रतिनिधित्व करता है उतने ही जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। समान संख्या में निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा, एक्यूरेट नहीं, जहां तक संभव हो वहां तक, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे नहीं, मान लो टोटल जनसंख्या 103 है, अब 103 को 2 भागों में बांटेंगे तो दशमलव में आएगा, तो किसी शरीर को काट के यहां से विभाजित थोड़ी करेंगे जी, तो 1 2 ऊपर नीचे चल जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं संरचना के तहत दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लॉज 2 क्या कहते हैं, देखिए पंचायत के सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगे। मतलब पंचायत के सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। अर्थात दोस्तों ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है ना, इसमें जो पंच होते हैं, पंच जो प्रादेशिक क्षेत्र होते हैं, मतलब वार्डस होते हैं, ये सीधे चुने जाएंगे, इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होगा, डायरेक्ट जनता से चुने जाएंगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यह संविधान कहता है, राज्य इसमें चेंज नहीं कर सकता, जो सदस्य होते हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। यह राज्यों के लिए अनिवार्य है, इसका पालन करना अनिवार्य है राज्यों को, समझ रहे हो, ठीक।
उसी प्रकार दोस्तों हम जनपद पंचायत स्तर पर बात करेंगे तो जनपद पंचायत में जो जनपद सदस्य होते हैं इसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात जनता द्वारा चुने जाएंगे। वही दोस्तों हम जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य की बात करते हैं तो जिला पंचायत सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 243C के क्लॉज 2 में। देखिए दूसरा, उपरोक्त प्रायोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे पंचायत क्षेत्र में समान होगा। वही दोस्तों समान प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ठीक ना, एक जैसा हो। जैसे हम समझे जैसे कोई भी पंचायत क्षेत्र को ऐसे बांटा जाता है ऐसे, तो यहाँ का दोस्तों दोनों का जनसंख्या जहां तक संभव हो एक समान होना चाहिए, जहां तक संभव हो। समान प्रतिनिधित्व कहा जाता है इसे, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा क्लॉज 2। आते हैं क्लॉज 3 में आते हैं दोस्तों हम, ठीक ना। देखिए अनुच्छेद 243C के क्लॉज 3 क्या कहता है इसके बारे में हम समझते हैं। इसको मैं समझाने से पहले दोस्तों दो स्ट्रक्चर में समझा देता हूं, दो स्ट्रक्चर। एक है आपका जनपद पंचायत का, जनपद पंचायत का, जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, कैसे बनता है, जनपद पंचायत की संरचना क्या है, तो याद रखना है जनपद पंचायत की संरचना निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनती है। निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए मतलब विधायक प्लस 1/5 सरपंच से मिलकर बनेगी। यह बात आप याद रखना, तभी ऊपर वाला समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ये मिलकर बनेगी। ये कौन तय किया था दोस्तों, हमारे राज्य विधानमंडल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ये स्ट्रक्चर को तय किया है। संविधान से पावर मिला है तो राज्य ने यह तय किया है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों हम जिला पंचायत की संरचना को समझते हैं। जिला पंचायत की संरचना क्या है, तो निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए प्लस सांसद मतलब एमपी प्लस जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। इसको भी मैं ब्रैकेट कर देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों का। देखिए पहले इसको समझेंगे तब ऊपर वाला क्लॉज आपको समझ में आएगा जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कलर में चेंज कर लेता हूं। देखिए जो जनपद पंचायत का संरचना है वो निर्वाचित सदस्य से प्लस एमएलए और 1/5 सरपंच से मिलकर बनेगा। इसमें दोस्तों जो एमएलए है ना, एमएलए क्या होता है, पदेन सदस्य होता है जनपद पंचायत का, पदेन सदस्य। और 1/5 सरपंच, ग्राम पंचायतों के 1/5 सरपंच जनपद पंचायत का पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य होगा, अध्यक्ष नहीं पदेन सदस्य होगा। उसी प्रकार मैं जिला पंचायत की बात करूं तो जिला पंचायत की संरचना क्या है, निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए इसके पदेन सदस्य होते हैं और सांसद एमपी भी पदेन सदस्य होते हैं जिला पंचायत में। और जितने भी जनपद पंचायत हैं उस जिला के अंतर्गत, उस जिला के अंदर में जितने भी जनपद पंचायत हैं और उस जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष पदेन रूप से जिला पंचायत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक ना। पदेन ये इधर से ये दोस्तों, ये और ये क्या होते हैं, पदेन। इसी के बारे में यहां प्रावधान लिखा हुआ है कि राज्य प्रतिनिधित्व दे सकता है, किसको, एमएलए को प्रतिनिधित्व दे सकता है, सांसद को दे सकता है, सरपंच को दे सकता है और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व दे सकता है। कैसे देगा, तो राज्य विधानमंडल दोस्तों विधि बनाकर देगा। और विधि बनाया है राज्य विधानमंडल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत देगा। तो चलिए समझते हैं इस क्लॉज को क्या कहता है जी। देखिए 243C के खंड 3 के तहत कहा गया है कि
किसी राज्य का विधानमंडल, मतलब किसी भी राज्य का विधानमंडल, जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, तो विधानसभा कानून द्वारा मतलब विधि बनाकर निम्नलिखित को मतलब जो नीचे दिए हुए हैं निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। मतलब देखिए, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो दोस्तों निम्नलिखित को इन तीनों स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। राज्य करेगा, ये कैसे करेगा? तो दोस्तों विधि बनाकर, कानून बनाकर प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। किसको किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा? तो याद रखना है 4 लोगों को। एक सरपंच को, दूसरा आपके विधायक को, राज्य में विधायक होते हैं, राज्य में सांसद भी होते हैं तो सांसद को, और सांसद में दोस्तों लोकसभा के भी, राज्यसभा की, और विधायक में दोस्तों विधानसभा के, विधान परिषद का भी, लेकिन हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है। और जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। ये कौन करेगा? तो राज्य विधान मंडल करेगा। उसी को समझ रहे हैं। देखिए, तो पहला का क्या कहता है? का देखिए, ग्राम स्तर पे पंचायत के अध्यक्ष का, ग्राम स्तर पे पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। यहां पास अध्यक्ष का मतलब क्या है दोस्तों? सरपंच। ग्राम स्तर पे पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सरपंच है। संविधान में सरपंच शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यद्यपि उसके स्थान पे अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ग्राम स्तर पे पंचायतों के अध्यक्ष का, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में, देखिए मध्यवर्ती स्तर मतलब जनपद पंचायत में देखिए सरपंच का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों में, या जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है, जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर की गठन नहीं किया जाएगा, मतलब वहां मध्यवर्ती स्तर मतलब जनपद पंचायत नहीं होगा। वहां के केस में दोस्तों जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। तो राज्य ने ऐसा किया है। देखिए, जनपद पंचायत में दोस्तों निर्वाचित सदस्य और एमएलए प्लस 1/5 सरपंच से मिलकर गठन होता है। तो 1/5 सरपंच को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें? जनपद पंचायत में। मतलब जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। भाई मान लो ए नामक कोई जनपद पंचायत है, तो जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे ना, तो उस ग्राम पंचायत के सरपंच को, प्रत्येक सरपंच को जनपद पंचायत का पदेन सदस्य हो सकता है। ये संविधान कहता है प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। तो कौन करेगा? तो राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल ने कैसे तय किया है? तो उन्हें कहा चक्रानुक्रम में, जैसे 1/5 सरपंच 1-1 साल के लिए कार्यकाल रखेंगे। इन सरपंचों का कार्यकाल 1-1 वर्ष का होगा, और 1/5 सरपंच, 1/5 का मतलब 20% सरपंच, 20% सरपंच 1-1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत का पदेन क्या होंगे? सदस्य होंगे, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि क्लॉज, सब क्लॉज का समझ में आया होगा। देखिए, ख मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में, तो मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं वे दोस्तों जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये, तो देखिए इसका जो निर्वाचित सदस्यों में से जो अध्यक्ष बनेंगे ना जनपद पंचायत के अध्यक्ष, वो जिला पंचायत के, देखिए जनपद पंचायत का अध्यक्ष तो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो सकते हैं। वही बात लिखा हुआ है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मतलब जनपद पंचायत अध्यक्ष का जिला स्तर पर पंचायतों में, तो जिला स्तर पर पंचायतों में वो पदेन सदस्य हो सकते हैं, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कौन करेगा ऐसा? तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर करेगा। क्लियर यहां तक? आगे हम समझते हैं। देखिए गा को समझिए आप। लोकसभा के ऐसे सदस्यों का मतलब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक ना। तो लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्यों का मतलब विधायक, चाचा विधायक हैं,
ठीक ना। तो सांसद हो या विधायक हो, विधायक ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब जिस क्षेत्र का वो निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर, मतलब ग्राम को छोड़ दिया गया है, भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागता मतलब अंशतः समाविष्ट है, ऐसे पंचायत में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। मतलब समझते हैं, देखिए मैंने कहा कि जनपद पंचायत में एमएलए क्या होता है, जो विधायक होता है पदेन सदस्य होता है। इसी के अनुसार क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। राज्य विधानमंडल ने तय किया है, संविधान से पावर मिला है। ये एमएलए का, इस एमएलए का निर्वाचन क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो पहली बात याद रखना है, इस एमएलए का जो निर्वाचन क्षेत्र या तो पूर्णतः ग्रामीण हो या अंशतः ग्रामीण हो, छोटा सा भाग भी ग्रामीण को टच करना चाहिए इसका निर्वाचन क्षेत्र। और दोस्तों उसका निर्वाचन क्षेत्र इस जनपद पंचायत के अंदर आता हो, क्या इस जनपद पंचायत के अंदर आएगा, या तो अंशतः रूप से या पूर्णतः रूप से इस जनपद पंचायत के अधीन आता है, तो वह दोस्तों पदेन रूप से सदस्य होगा जनपद पंचायत का। क्लियर। उसी प्रकार सांसद की बात की है, मतलब लोकसभा के ऐसे सदस्य, मतलब सांसद जनपद पंचायत में पदेन सदस्य नहीं होते हैं, वो जिला पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए जिला स्तर पर जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य एमएलए, सांसद और आपका सांसद से मिलकर बना है, कट गया, सांसद से मिलकर बना है आपका क्या, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में सांसद का प्रतिनिधित्व है, पदेन सदस्य होता है, लेकिन दोस्तों उस सांसद का जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से वो चुन के आए हैं, वह क्षेत्र या तो पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण होना चाहिए। उस निर्वाचन क्षेत्र, जिला के निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होना चाहिए, तभी वह पदेन रूप से सदस्य हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मान लो कोई विधायक या सांसद का निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरी है, पूर्णतः नगरी मतलब पूर्णतः वो शहर से है, तो जनपद और जिला पंचायत का वो सदस्य नहीं बन सकते। यदि पूर्णतः शब्द याद रखना, पूर्णतः वो नगरी है तो जनपद और जिला पंचायत को सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होंगे, याद रखना है, ठीक ना। चलिए आते हैं हम, देखिए ये लोकसभा और विधायक की बात हुई। अब घ में कहा गया है राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का। देखिए किसी किसी राज्य में दोस्तों 2 सदन पाए जाते हैं, इसको मैं समझा देता हूं। विधानमंडल के दोस्तों 2 हाउस होते हैं, एक होते हैं विधानसभा, दूसरा होते हैं आपके विधान परिषद। यहां के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो विधायक होते हैं, विधायक एमएलए। यहां के भी सदस्य दोस्तों क्या होते हैं, विधायक कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं। तो ये इन विधायकों का दोस्तों जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व होता है, यहां लिखा हुआ है। राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, सांसद होते हैं। राज्यसभा के सदस्य सांसद, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य, जैसे विधान परिषद का सदस्य विधायक का, मतलब यहां तक तो समझ में आ रहा है ना कि राज्यसभा का सदस्य मतलब सांसद भी, और राज्य में विधान परिषद का सदस्य मतलब विधायक भी जनपद पंचायत और जिला पंचायत का पदेन सदस्य होते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र कैसा हो वो बन सकता है, तो देखिए लिखा हुआ है कंडीशन। पहला, जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, वहां मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत में, और जहां वे जिला स्तर पे किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, तो जिला स्तर पे पंचायत में। मतलब इसको मोटा मोटा तौर पर आप समझिए, समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूं। यहां पर जो बात हो रही है दोस्तों, तो राज्यसभा की बात हो रही है और राज्य में विधान परिषद की बात हो रही है। पहली बात तो याद रखना, या बार बार बोल रहा हूं, राज्यसभा के सांसद, और दूसरा राज्य विधान परिषद के विधायक का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, इसके बारे में बता रहा हूं। तो देखिए
मान लो ए नामक जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत है, ए नामक जनपद पंचायत है, और इसमें राज्यसभा का जो सांसद है वो कैसे प्रतिनिधित्व करके कैसे पदेन सदस्य बन सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों मान लो ये बी नामक कोई सांसद है, ये बी नामक सांसद है, यह राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा का क्या है दोस्तों, ये सांसद है, बी नामक जो व्यक्ति है राज्यसभा का सांसद है। अब ये जो बी नामक व्यक्ति है, पहली बात तो वो राज्य से संबंधित होना चाहिए, और उसका जो निर्वाचक नामावली में जो रजिस्ट्री थी ना, निर्वाचक नामावली मतदान सूची में, मतदाता सूची में उसका जो रजिस्ट्रीकरण है ना, वो इस जनपद पंचायत के क्षेत्र में होना चाहिए, इस जनपद पंचायत के क्षेत्र में होना चाहिए, तभी वो इस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। यहां लिखा हुआ है ना, जहां मध्यवर्ती स्तर मतलब जनपद पंचायत पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर, अब जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे पंचायत क्षेत्र आते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र आते हैं ना, उसमें से किसी एक पंचायत क्षेत्र पर, पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मतलब मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रेशन है। जैसे आपका भी ग्राम पंचायत में रजिस्टर है कि आप मतदाता है, वोटर आईडी है, तो उसी प्रकार से इस सांसद का इस जनपद पंचायत के अंदर किसी भी ग्राम पंचायत के अधीन कोई भी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, तभी वह इस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है, ठीक है ना, राइट। वही हम बात करें, ये तो मध्यवर्ती स्तर का बात हो गई। दूसरा, अब हम इसको जिला में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूं जिला पंचायत की, जिला, जहां वे जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर, अब जिला पंचायत के अंदर बहुत सारे जनपद पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, आप सभी जानते हैं बचपन से, है ना। तो जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में, मतलब मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, तो जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये कहा जा रहा है। मतलब इस जिला के अंदर जितने भी जनपद पंचायत आएंगे, ग्राम पंचायत आएंगे, उसमें से किसी भी एक ग्राम का, जनपद का, उस सांसद का दोस्तों रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी वह जिला पंचायत या जनपद पंचायत का सदस्य बन सकता है, अदरवाइज वो पदेन सदस्य नहीं होगा जी। यह जो दोनों टर्म्स है किसके किसके लिए हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए है और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों के लिए है। लेकिन ये वाला जो प्रावधान है राज्यों की विधान परिषद, हमारे राज्य में लागू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं पाए जाते हैं, हमारे यहाँ केवल विधान सभा है जी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला पॉइंट आया होगा। इसको और हम विस्तार से दोस्तों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन ये संविधान में जो प्रावधान दिया हुआ है उस प्रावधान को, मतलब ये राज्यों को दिया गया कि राज्य आप ऐसे विधि बनाकर कर सकते हैं, अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए 243C के खंड 4 क्या कहता है, देखिए 4 क्या कहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। 243C के खंड 4 के तहत कहा गया है कि पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, भले ही वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत में दोस्तों जो सरपंच होते हैं, सरपंच वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और उप सरपंच का निर्वाचन दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम जनपद पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें तो इसमें जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होता है,
क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यही बात यहां लिखा हुआ है। मान लो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, क्या लिखा हुआ है के तहत कहा गया कि पंचायत के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, मान लो ये सदस्य हो गए, अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। पंचायत में अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन मतलब बैठक, पंचायत की कार्यवाही करने के लिए दोस्तों किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए पंचायतों का अधिवेशन होता है, बैठक होता है। तो उस बैठक में मत देने का अधिकार होगा। अब किसी भी बैठक का जो निर्णय होता है दोस्तों वो बहुमत के आधार पे होता है, मतलब मतदान के आधार पे आपस में लोग निर्णय लेते हैं किसी विषय पर, तो उस निर्णय में मत देने का अधिकार होगा। भले ही वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं, ठीक ना, या दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होगा ग्राम पंचायत के अधिवेशन में। याद रखना शब्द इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत, किसी भी पंचायत के अधिवेशन में मतलब बैठक में मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हो। और इसमें दोस्तों राज्य इसमें बदलाव नहीं कर सकता। अब कल के डेट में राज्य विधानमंडल ने विधि बनाया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया, उसमें यह नहीं कर सकता कि भाई जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं वो पंचायत के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं है, ऐसा राज्य नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि उन दोनों को मत देने का अधिकार होगा, राज्य इसमें बदलाव नहीं कर सकता। यह दोस्तों अनिवार्य प्रावधान है, लिख देता हूं, ये राज्यों के लिए अनिवार्य है, राज्यों के लिए क्या है, अनिवार्य प्रावधान है, करना ही होगा राज्यों को ऐसा, इसलिए बदलाव नहीं कर सकता, राज्यों को छूट प्राप्त नहीं है। ठीक ना, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 243 के क्लॉज 5 में। 243 के क्लॉज 5 क्या कहता है जी, देखिए 243 के खंड 5 के तहत कहा गया है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा। मतलब ग्राम स्तर पर दोस्तों क्या होते हैं, ग्राम स्तर पे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होता है हमारे राज्य में, ग्राम पंचायत। अब ये ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सरपंच होते हैं, आप सभी जानते हैं, लाइन को समझिए। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष मतलब क्या, सरपंच का निर्वाचन ऐसे रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए, तो ऐसे रीति से मतलब इस सरपंच का निर्वाचन दोस्तों यदि राज्य मंडल प्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे, राज्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे या अप्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे, वो राज्य विधानमंडल पे है। ये दोनों दोस्तों राज्य विधानमंडल ऊपर है, राज्य विधानमंडल के ऊपर है। जैसे अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल चाहे तो सरपंच के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष भी कर सकता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित की जाए। या तो सरपंच के निर्वाचन को प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल ऐसा जो तय करेगा, विधि बनाकर करेगा, और विधि बनाया गया है क्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, राइट। तो ग्राम स्तर पे ना, लेकिन जनपद और जिला स्तर पे ऐसा प्रावधान नहीं है। वहां पर राज्यों को बाध्य है
जैसा संविधान में कहा गया है वैसा करना ही होगा राज्यों को, उसमें संशोधन नहीं कर सकता। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर इस वाले प्रोविजन में राज्य विधानमंडल संशोधन कर सकता है, राज्य विधानमंडल को यहां पर संशोधन की शक्ति है। मतलब यहां लिख देता हूं, इस वाले प्रोविजन में खंड 5 में राज्य विधानमंडल संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। मतलब राज्य की ऐच्छिक शक्ति है, ये ऐच्छिक बदलाव कर सकता है। या तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष कराना चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से होगा, या अप्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। समझ रहे हैं ना, राज्यों के इच्छा पर छोड़ा गया है इसे, इसलिए इसे ऐच्छिक शक्ति कहा जाता है। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए ये प्रावधान है। अब देखिए, लेकिन वही एक्सेप्शन, रुको राज्य कह रहा है, देखिए क्या, वही मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष, मतलब जनपद स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष और उसके जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। मतलब निर्वाचित सदस्य अपने अध्यक्ष को चुनेंगे, मतलब अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। तो यहां समझना, अब यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वाले पॉइंट को, यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए मध्यवर्ती स्तर पे क्या है आपका, जनपद पंचायत है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा दोस्तों, याद रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जिला पंचायत की मैं बात करूं, पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो भी क्या होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष संविधान कहते हैं, यही तो लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। निर्वाचित सदस्यों में से अपने द्वारा किया जाता है, इसी को तो कहा जाता है अप्रत्यक्ष। जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं ना, उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष। ठीक ना। तो संविधान कहता है कि जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा ना, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों जिला पंचायत स्तर पे जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अर्थात जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाएंगे। इसको राज्यों के लिए बाध्य है, राज्य इसमें संशोधन नहीं कर सकता कि भाई अब हम जो अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन हम प्रत्यक्ष रूप से कराना चाहते हैं। अगर राज्य ऐसा करना चाहे तो चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यह राज्यों के लिए बाध्यकारी है। राज्यों के लिए बाध्यकारी है, मतलब यह राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान है, अनिवार्य, इसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब होगा, संविधान में लिखा हुआ है, राज्य चाह के भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। उसी प्रकार दोस्तों जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब होगा, राज्य सरकार चाह के भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करा सकता। ग्राम स्तर पर छूट है राज्यों को कि वो प्रत्यक्ष कराना चाहे तो प्रत्यक्ष करा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से भी करा सकता है। लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत में यह छूट नहीं है, यह अनिवार्य प्रावधान है, बाध्यकारी है राज्यों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इसके अगले अनुच्छेद में क्या कहता है उसको समझते हैं। अब आगे सीधा हम दोस्तों 243 डी, संविधान के अनुच्छेद 243 डी, डी का मतलब दबे हुए,
दबे हुए कौन दोस्तों, जो वीकर सेक्शन है हमारे समाज के, वीकर सेक्शन, हमारे समाज के वीकर सेक्शन कौन कौन होते हैं, कमजोर वर्ग कौन कौन है, तो एससी वीकर सेक्शन है, एसटी वीकर सेक्शन है, ओबीसी वीकर सेक्शन है, महिला वीकर सेक्शन है। तो इस अनुच्छेद 243 डी के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और आपके महिला के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करता है। कैसे आरक्षण का प्रावधान करता है उसी को समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ये दोस्तों अपने आप में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों हम यूज करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में। लेकिन यहां आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे प्रोविजन को कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं देखिए, और बता रहा हूं कि देखिए कौन से राज्यों के लिए बाध्यकारी है, कौन से राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। जब ऐसे समझ आप विकसित कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन पंचायती राज से बाहर नहीं जाएगा, इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए देखिए पहला, इसके भी 6 क्लॉज है ना, मैं बता देता हूं। 243 डी का 6 क्लॉज, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ठीक, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 क्लॉज है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें एससी एसटी को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं है, अगर मान लो आरक्षण दिया गया तो उस आरक्षण का अवधि क्या होगा, अवधि कितने समय तक ये आरक्षण लागू रहेगा पंचायती राज में, जिन सारे उपबंध को यहां पर दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं बारी बारी से। देखिए 243 डी स्थानों का आरक्षण, मतलब पंचायती राज में सभी स्तर पे, चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, यहां जो भी पढ़ेंगे दोस्तों माइंड में एक चीज बैठा के रखना, जो आरक्षण हम तीनों स्तर पे पढ़ेंगे, ग्राम स्तर पे पंचायत, दूसरा जनपद स्तर जनपद पंचायत पे पंचायत, और तीसरा दोस्तों जिला स्तर पे जिला पंचायत में आरक्षण है। तो तीनों स्तर पे आरक्षण का प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 243 डी, तीनों स्तर पे आरक्षण का प्रावधान। ठीक, देखिए समझते हैं स्थानों का आरक्षण। तो क्लॉज फर्स्ट कहता है, क्लॉज 1 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत, यहां पर प्रत्येक पंचायत का मतलब होता है क्या, कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद पंचायत, जिला स्तर पे जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, मतलब एससी वर्ग, एससी, और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। जनसंख्या के अनुपात में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए कोई नंबर निर्धारित नहीं किया गया है। देखिए एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलेगा वह दोस्तों जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। पहली बात ये याद रखना, इसके लिए संख्या निर्धारित नहीं है कि आरक्षण एससी को 13% आरक्षण देंगे, एसटी को 14% आरक्षण देंगे, है ना। एससी एसटी के लिए डिजिट में निर्धारित नहीं है। संविधान कहता है भाई राज्य, जब आप अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एससी और एसटी को आरक्षण देंगे तो उनके जनसंख्या के अनुपात में देंगे कि उसके राज्य में जनसंख्या कितना है। उस जनसंख्या के अनुपात में मान लो किसी राज्य में दोस्तों 50% एससी एसटी है, तो इस जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण मिलेगा। मान लो 60% है तो 60% आरक्षण मिलेगा, 10% है तो 10% आरक्षण मिलेगा। तो जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को, ठीक ना। चलिए अब खंड 2 इसको खंडित करेगा। कैसे खंडित करेगा देखिए, खंड 2 के तहत कहा गया है कि खंड 1 मतलब ये वाला खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, मतलब
1/3, 1/3 जी, 1/3 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे, मतलब महिलाओं के लिए। अब ये दोस्तों ये दोनों क्लॉज ना आरक्षण के अंदर आरक्षण है, आरक्षण के अंदर आरक्षण है ये दोनों प्रावधान। इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है कि पहली बात याद रखना, जो एससी एसटी है उसको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उस आरक्षण में भी 1/3 एससी एसटी की महिला आरक्षण है। जैसे मान लो किसी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत आपको जल्दी समझ में आएगा, ग्राम पंचायत में कुल सीट कितना है, पंचों की कुल सीट 12 है। कुल सीट कितना है तो 12 है, कुल सीट 12। और यहां इस ग्राम पंचायत में मान लो ए नामक कोई ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में एससी और एसटी कितना है दोस्तों तो 50% है, 50% है। ए नामक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के कुल, उस ग्राम पंचायत में सीटों की संख्या कितना है, कुल 12 है, कुल 12 सीट है। और इस ग्राम पंचायत में एससी और एसटी का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 50% है। तो 12 का मैं 50% पहले निकालूंगा, 12 का मैं 50% निकालूंगा, तो 12 का 50% इसमें 50 का गुणा करूंगा और 100 से मैं भाग दूंगा, तो 50 में 1 0 कट, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 अपॉन 10 है, मतलब 10, ये शून्य कट, मतलब 6 सीट। ये 6 सीट निकल के आया, ये 6 सीट एससी और एसटी के लिए क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, आरक्षण हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा। किसी ए नामक ग्राम पंचायत में कुल सीटों की संख्या 12 है और इस ए नामक ग्राम पंचायत में एससी और एसटी का पॉपुलेशन 50% है, तो 12 का 50% निकालूंगा तो निकल के आएगा 6, मतलब 6 सीट, इस 12 में से 6 सीट एससी और एसटी के लिए आरक्षित हो गए। यहां तक जो एक्सप्लेनेशन है ना वो इसका है। अब इसका एक्सप्लेनेशन को मैं समझाता हूं कि खंड 2 के तहत कहा गया है कि खंड 1 में, मतलब इस वाले खंड 1 के अधीन मतलब उसके अधीन रहते हुए अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे यहां को मैं मिटा देता हूं, आप इतना लिख ले होंगे तो मिटा देता हूं। देखिए जनसंख्या के अनुपात में इस 12 सीटों में से 6 सीट एससी और एसटी के लिए निकल के आया, 6 सीट एससी और एसटी के लिए आरक्षित हो गया कुल 12 में से, ठीक ना। अब इस 6 सीट में दोस्तों, इस 6 सीट में 1/3 महिलाओं को, 1/3 दोस्तों एससी और एसटी महिला के लिए आरक्षण है। इसी आरक्षण के अंदर आरक्षण, और यह आरक्षण एससी एसटी महिला के लिए है, यह सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। सामान्य वर्ग का नीचे वाला क्लॉज पढ़ेंगे अभी, ठीक ना। तो 6 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा, देखिए 6 1/3, 3 दूनी 6, मतलब 2 सीट किसके लिए होंगे, एससी एसटी महिला के लिए। अब मतलब समझिए कुल 6 सीट एससी के लिए, देखिए 6 सीट एससी और एसटी के लिए आरक्षित हुए 6 सीट। ये 6 में से 4 पुरुष के लिए, ये 4 में कोई भी हो सकता है, 4 में कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, लेकिन दो दोस्तों इसमें 2, क्योंकि 1/3 निकालें तो ये 2 दोस्तों, 2 हमेशा कम से कम महिला होना चाहिए, महिला होना चाहिए, कम से कम 2 महिला होना चाहिए। ये इस आरक्षण का मतलब है। लेकिन दोस्तों देखिए आरक्षण महिलाओं को राज्यों ने निर्धारित किया है 50%, संविधान ने 50% नहीं कहा है। यही तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान करता है? तो नहीं, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। वह कम से कम न्यूनतम प्रावधान करता है 1/3,
ज्यादा देना चाहें तो राज्यों के ऊपर है 1/3। राज्य कम से कम 1/3 तो देंगे ही देंगे, लेकिन 1/3 से ज्यादा भी दे सकते हैं, जैसा हमारे राज्य ने तय किया है, छत्तीसगढ़ ने तय किया है 50%। संविधान 50% का प्रावधान नहीं किया है, न्यूनतम 1/3 का प्रावधान किया है, ठीक ना। तो ये वाला बात समझ में आया होगा। अब इसको समझते हैं। खंड 3 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत की कुल सीट, प्रत्येक पंचायत की कुल सीट कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अब कुल सीटों का मतलब इस 12 का 1/3 चल नहीं रहा है, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जो SC ST OBC व सामान्य वर्ग की महिला इसमें शामिल है, ठीक ना। चलिए देखिए, अब ये कुल की बात करें तो कुल सीट जैसे मैं यहां पर समझूं, ये 12 का 1/3, जो 1/3 कुल सीटों का ना, देखिए कुल सीट संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो 12 के 1/3 स्थान आरक्षित रहेंगे किसके लिए? SC ST OBC और सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य वर्ग की महिला के लिए। अब 12 में 1/3 निकालूंगा तो 3 चौक 12 मतलब 4 सीट आता है, 4 सीट आता है, जो SC ST या OBC के लिए हो सकते हैं या सामान्य वर्ग के लिए हो सकते हैं, सामान्य वर्ग की महिला के लिए होंगे, महिला, ठीक। 4 1/3 4, इसमें से दोस्तों 2 तो पहले से भरे जा चुके हैं, 2 SC ST ग्रुप में पहले से भरे जा चुके हैं, तो 2 और महिला चाहिए। नहीं समझ में आया होगा तो मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए समझते हैं। देखिए समझिए, मैंने कहा किसी ग्राम पंचायत में कुल सीट कितना है, तो याद रखना है 12 है, कुल सीट 12 है। इसमें इस कुल सीट में 1/3 महिला को प्राप्त है, महिला आरक्षण है, 1/3 महिला आरक्षण है। ये निकल के आया कितना, तो 4, ये 4 सीट निकल के आएगा। कुल 12 में से दोस्तों 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, और यहां पर दोस्तों जो 4 सीट निकल कर आएगा, ये किसके किसके लिए है? SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, ठीक ना, OBC भी हो सकता है, और यह सामान्य वर्ग भी हो सकता है, महिला, सामान्य वर्ग की महिला हो सकता है कुल सीट का। ये आपका महिला आरक्षण है ना, महिला आरक्षण, ये कुल सीट का ये महिला आरक्षण लिख देता हूं, महिला के लिए प्रावधान है ये समझ में आया होगा ना। तो 12 का 1/3 निकाला, 12 को मैं 1/3 से भाग करूंगा तो 4 आएगा, मतलब 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। इस 4 सीट में SC भी हो सकते हैं, ST भी हो सकती है, OBC भी हो सकती है, सामान्य वर्ग की महिला भी हो सकती है। यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर है ना। अब यहां पर मैं दोस्तों केवल अब इसी कुल 12 में से SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, जनसंख्या के अनुपात में SC और ST को आरक्षण मिलेगा। मान लो इस पंचायत में कुल SC और ST कितने हैं दोस्तों, तो 50% है, कितने हैं, 50% है। तो 12 का मैं 50% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, मतलब 6%, 6 सीट SC ST के लिए हैं, 6 सीट SC ST को जनसंख्या के अनुपात में मिला। लेकिन इस 6 सीट में दोस्तों 1/3 SC ST और SC महिला को आरक्षण है, महिला को आरक्षण है। तो 6 का मैं 1/3 निकालूंगा तो निकल के आएगा 2। ये 2 जो सीट रहेंगे कम से कम SC हो सकते हैं या ST होंगे। यहां पर सामान्य वर्ग नहीं है, सामान्य महिला नहीं है,
या ओबीसी महिला यहां पास नहीं है। यहां 2 सीट एससी या एसटी होंगे, यहां सामान्य या ओबीसी महिला यहां पास नहीं है। अब मैंने कहा कुल सीट भाई महिलाओं के लिए 4 होंगे, उसमें से 2 तो भरे जा चुके हैं। अब यहां पास कितना बचा कितना 2 सीट बचा, क्योंकि कुल 4 हो सकते हैं ना, 4 में से 2 तो उधर से भरे गए। अब यहां पास बचा 2। अब ये 2 या तो दोस्तों ओबीसी हो सकते हैं, या ये 2 दोस्तों आपके क्या सामान्य वर्ग के हो सकते हैं। सामान्य वर्ग महिला या ओबीसी महिला या सामान्य वर्ग की महिला हो सकती है। यह है इसका पूरा खाका, समझ में आ रहा है ना। यह है दोस्तों आरक्षण का प्रावधान। संविधान यह कहता है कि भाई आप आरक्षण देना तो ऐसे देना, लेकिन हमारे राज्य ने ये 1/3 के जगह 50% घोषित किया है, 1/2 देता है। अब 1/3 की जगह यहां 1/2 कर देना है, यहां 1/3 की जगह 1/2 करके इस स्ट्रक्चर को बनाना है। संविधान न्यूनतम प्रावधान करता है 1/3 का, 1/2 संविधान प्रावधान नहीं करता है जी, भूलना नहीं है जीवन में, ठीक ना। तो ये इतना बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूं, समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसके क्या है नेक्स्ट प्रावधान क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या कहता है ये भाई, कहता है ये 243D के क्लॉज 4 के तहत कहा गया है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर के पंचायतों में, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों का पद, अध्यक्ष मतलब ग्राम स्तर पर अध्यक्ष कौन होते हैं, सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष के पद, मतलब यह जो अनुच्छेद है सदस्यों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करता है। देखिए कोई भी पंचायत में दोस्तों, कोई भी पंचायत में सदस्य भी होते हैं, सदस्य, और उसमें दोस्तों अध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है 243D सदस्य के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करता है और अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करता है जी। सदस्य वाले पहले हम समझ चुके हैं, ये अध्यक्ष लिखा हुआ है, देखिए मतलब यहां पर भी आरक्षण होगा, वो कैसे होगा ये बताया जा रहा है। देखिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसे रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा उपबंधित करे। अब यहां पर जो भी आरक्षण का प्रावधान करेंगे आप, राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि वह दोस्तों विधि बनाकर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। किसके लिए, अध्यक्ष के लिए जी, ठीक ना। देखिए हालांकि यह याद रखिए कि पंचायत के प्रत्येक स्तर मतलब ग्राम, जनपद, जिला स्तर पर एससी एवं एसटी वर्ग के लिए पंचायतों के अध्यक्षों की उतना ही अनुपात आरक्षित रहेगा जितना एससी एवं एसटी की अनुपात है राज्य की कुल जनसंख्या में है। अब दोस्तों अध्यक्ष के पद को आरक्षित करना है तो जितना एससी और एसटी का पॉपुलेशन है उस परसेंट के आधार पर ही हम तीनों स्तर पे अध्यक्षों के पद को आरक्षित करेंगे। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ये करेगा, ठीक ना। लेकिन प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए अर्थात महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। देखिए स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी और इन आरक्षित सीटों को प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम आवंटित किया जा सकता है, चक्रानुक्रम पद्धति से आवंटित किया जा सकता है। तो चक्रानुक्रम पद्धति जैसे मान लो एक सीट में अभी क्या आया, मान लो यहां ए सीट में क्या आया, एससी आया, तो अगले 5 साल 10 साल के बाद दोस्तों यहां हो सकता है एसटी आ जाए। इसी को तो कहा जाता है कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी,
कभी महिला, यही चक्रानुक्रम है, आवंटित किया करेगा। आवंटित कौन करता है? तो कलेक्टर करता है, वित्त अधिकारी करता है, आगे समझेंगे हम अधिनियम में, ठीक ना। लेकिन प्रत्येक स्तर पे ना दोस्तों, पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित सीटों को प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम आवंटित किया जाएगा। तो सदस्यों के लिए भी आरक्षण है, अध्यक्षों के लिए भी आरक्षण है। यहाँ पर महिलाओं को 1/3% आरक्षण है, और एससी और एसटी को दोस्तों पॉपुलेशन के बेसिस पे आरक्षण है। ओबीसी को आरक्षण संविधान में कैसे दिया गया है, आगे वाले क्लॉज में हम पढ़ेंगे। इसमें कुल 6 क्लॉज है, ठीक ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 243 डी के खंड 5 में आरक्षण की अवधि। अब आरक्षण का समय क्या होगा यह बताया गया है कि भाई पंचायतों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी वैलिडिटी कितने समय तक आरक्षण दिया जाएगा? 5 साल, 10 साल, 1000 साल, 100 साल, 200 साल, कितने समय तक आरक्षण दिया जाएगा? इसका अवधि भी इसमें लिखा हुआ है। बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी अवधि क्या है। तो देखिए 2 लोगों को आरक्षण प्राप्त है, आप सभी जानते हैं। एक किसको आरक्षण प्राप्त है दोस्तों? एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी का भी बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। एससी एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है दोस्तों, इसका अवधि क्या होगा? एससी एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, तो इसका अवधि क्या होगा? कब तक आरक्षण दिया जाएगा? क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है, तो 100 साल तक दिया जाएगा, 200 वर्षों तक आरक्षण दिया जाएगा, उसका अवधि क्या है? और दूसरा आपका महिला आरक्षण का, महिला आरक्षण का अवधि क्या है? ठीक, आरक्षण का अवधि क्या है, ये दोनों को हमको समझना है, किसका अवधि क्या है। तो एससी एसटी के संबंध में कहा गया कि इसका अवधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन है, अवधि अधीन है। मतलब एससी एसटी को जो आरक्षण मिलेगा अनुच्छेद 334 के तहत मिलेगा, अनुच्छेद 334 के अधीन मिलेगा, ठीक है। अब 334 क्या है बता दीजिए सर। 334 मतलब कार्यकाल तो नहीं बताए, 80 साल रहेगा कि 9 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, इसको नहीं बताया। 334 क्यों लिख दिए? तो समझो, देखिए आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा को अनुच्छेद 330 के तहत एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में। वही हम बात करें तो राज्यों के विधानसभा में 332 अनुच्छेद 332 के तहत एससी और एसटी को, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में भी आरक्षण है एससी और एसटी को। राज्यों में बात करें तो विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, जैसे छत्तीसगढ़ के राज्य में दोस्तों 10 सीट एससी को आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है, और 29 सीट 29 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक ना। तो इसका कार्यकाल है ना, ये आरक्षण लोकसभा में कब तक रहेगा, विधानसभा में कब तक रहेगा, इसका कार्यकाल मतलब कार्यकाल बना, इसके अवधि समय अनुच्छेद 334 में लिखा है, 334 में लिखा है, 334 में लिखा है अनुच्छेद, तो वही 334 यहां पर आएगा। अब ये 334 में ही संशोधन होते रहता है। कैसे? जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान में दोस्तों कहा गया था कि एससी और एसटी को राजनीति में आरक्षण, मतलब लोकसभा और राज्यों में विधानसभा में 10 वर्ष तक आरक्षण रहेगा। तो प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष तक आरक्षण था, वर्ष तक क्या था? आरक्षण था। 10 वर्ष तक क्या था? आरक्षण था। अब इसी 10 वर्ष को संविधान में संशोधन कर करके 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष कर करके दोस्तों बढ़ाया गया। लास्ट बार बढ़ाया गया था 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन 2020 या 2019 में। 2020 के द्वारा
एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। 80 वर्ष कर दिया गया, मतलब यह आरक्षण एससी और एसटी को 2030 तक प्राप्त है। 2030 तक प्राप्त है। अब 2030 से अगर 40 करना होगा तो फिर से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस अनुच्छेद 334 अनुच्छेद में 334 अनुच्छेद में संशोधन करके 230 से बढ़ाकर फिर से दोस्तों 2040 किया जा सकता है संशोधन करके। लेकिन अभी वर्तमान में 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एससी और एसटी को 2030 तक आरक्षण प्राप्त है। मतलब संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक, मतलब 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। इसमें 80 वर्ष जोड़ेंगे तो 0 0 0 8 5 13 हंसला 1, ये क्या हो गया 20, मतलब 2030 निकल के आया ना जी। तो यहाँ पर 80 वर्ष के लिए बढ़ाया है, 80 वर्ष के लिए बढ़ाया, मतलब दोस्तों 2030 के लिए बढ़ाया। अभी 2030, अभी 25 चल रहा है, 5 साल तक और रहेगा। उसके बाद फिर से संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि 10 साल और बढ़ाया जाता है। तो जो कार्यकाल यहां बढ़ाया जाएगा वही दोस्तों यहां लागू होगा जी। जब तक लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य को आरक्षण मिलता रहेगा तब तक पंचायत में भी एससी एसटी को आरक्षण मिलता रहेगा। इसलिए मैं यहां लिखा हुआ हूं अनुच्छेद 334 के अधीन। मान लो यहां 2030 के बाद समाप्त कर दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो यह भी 2030 में क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों जो महिला का आरक्षण है, यह महिला का आरक्षण कब तक होगा, इसका समय सीमा निर्धारित नहीं है जी। इसका समय, इसका अवधि निर्धारित नहीं है, अवधि निर्धारित नहीं है, नहीं है। महिला आरक्षण का अवधि निर्धारित नहीं है जी, याद रखना है। ठीक, केवल एससी एसटी का निर्धारित है 334 के अधीन, महिलाओं का निर्धारण नहीं किया गया है। 13(239) के डी के क्लॉज 5। अब आते हैं लास्ट इसके क्लॉज में दोस्तों, क्लॉज 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। चलिए देखिए 243 डी के खंड 6 क्या कहता है, ये के तहत कहा गया है कि खंड 6 के तहत कहा गया है कि इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के, अब पिछड़े हुए नागरिकों के मतलब यही तो ओबीसी है जी, अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी, ओबीसी पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पे या ग्राम स्तर पे, जनपद स्तर पे, जिला स्तर पे, किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्ष, मतलब पंचायत में या कोई भी स्तर का पंचायत हो सकता है ना, पंचायत में या सदस्य के रूप में आरक्षण देना चाहे सदस्य, या दोस्तों अध्यक्ष के रूप में भी आरक्षण देना चाहे, अध्यक्ष के रूप में आरक्षण देना चाहे, अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो दोस्तों ओबीसी को आरक्षण देना, आरक्षण देना या नहीं देना, नहीं देना, यह दोस्तों राज्य विधानमंडल के ऊपर है, राज्य विधान मंडल के ऊपर है जी। ठीक ना, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा कि ओबीसी को आरक्षण देना है कि नहीं देना है। संविधान सिर्फ कहना राज्यों को छूट देता है, संविधान नहीं कहता कि ओबीसी को आप आरक्षण दो। इसमें राज्य बाध्यकारी नहीं है, राज्य स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भाई अगर राज्य चाहे, मतलब संविधान ने छूट दिया है राज्यों को, राज्य चाहे तो अपने पंचायती राज अधिनियम में
विधि बनाकर दोस्तों ओबीसी को आरक्षण दे सकता है। और हमारे छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने आरक्षण दिया है। अभी वर्तमान में दोस्तों पहले 25% हुआ करता था, अब इस सीमा को, ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% अधिकतम, ये मैक्सिमम है, याद रखना ना, मैक्सिमम कितना कर दिया गया है, 50%। इसका भी कंडीशन है, कब के केस में 50%, इसको हम अधिनियम में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन इसके संबंध में दोस्तों मौन है संविधान कि जैसे महिला के लिए स्पष्ट कहता है संविधान कि भाई कम से कम 1/3 आरक्षण आप महिलाओं को देना, एससी और एसटी को आरक्षण आप जनसंख्या के अनुपात में देना। लेकिन ओबीसी के संबंध में सिर्फ राज्यों को कहता है कि आप ओबीसी को भी दे सकते हैं। इसके संबंध में ये नहीं कहता कि जनसंख्या के अनुपात में देना होगा, 1/3 देना होगा, 1/2 देना होगा, ऐसा संविधान नहीं कहता है जी। मान लो संविधान में लिख के आए, क्वेश्चन में आपको लिख के आता है कि संविधान के अनुसार या 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार ओबीसी को 50% आरक्षण का प्रावधान है, तो स्टेटमेंट गलत होगा, वो राज्य विधानमंडल के अनुसार है, संविधान के अनुसार नहीं है। इसलिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद को पढ़ना इंपॉर्टेंट है जी, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं एक एक प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपके बेस को मजबूत कर रहा हूं, बेस। अभी आपको मैं ABCD पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम अधिनियम में आएंगे तो सारे तर्क प्रयोग किए जाएंगे। समझ रहे ना, आपको कंसेप्ट तब तक बिल्ड हो चुका रहेगा और आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।